जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो देखिए अभी जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं ये 2025 के लिए कर रहे हैं। और इसमें जो क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो जो रिसेंटली 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारा जीएस 3 चल रहा है। ऑलरेडी हमने जीएस 1 2 एंड 3 मतलब 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा जीएस 3 चल रहा है। आज क्वेश्चन नंबर 13 रहने वाला है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है डायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से, जिसमें क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि आपको ये बताना है कि करेंटली टाइम पे ऐसे कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जो हमारी कंट्री के इंडियन इरिगेशन सिस्टम आज के टाइम पे फेस कर रही है। एक तो वो बताना है। दूसरा आपको बताना है कि किस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा जो इफेक्टिव इरिगेशन सिस्टम है यानी कि इरिगेशन सिस्टम के लिए जो सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम है, स्टेप्स है, वो आपको बताना था। ये आपको टोटल 250 वर्ड में लिखना था, यानी कि ये आपके लिए कितना है 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम आज का क्वेश्चन यही मतलब आज के वीडियो में हम क्वेश्चन यही डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले। देखिए जैसे ही हमारे ये जीएस का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, जीएस के सीरीज में जैसे ही हमारा पूरा जीएस कंप्लीट हो जाएगा, जीएस 3 के बाद हम जीएस 4 डिस्कस करेंगे। और जीएस 4 के बाद जो हमारा दो क्वालिफाइंग पेपर होता है ऑप्शनल सॉरी लैंग्वेज का, उसको डिस्कस करेंगे। जब ये हमारा डिस्कशंस कंप्लीट हो जाएगा तब हम 2025 के लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर के आएंगे। मतलब उसमें डिस्कस करेंगे। उसमें मेनली वो क्वेश्चन होगा जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हम इसको सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। जैसे कि जो पैटर्न हमें हमारे लिए सूटेबल होगा उसको डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इस तरीके की सीरीज को हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो प्रीलिम्स के लिए आप देखोगे तो आपका हिस्ट्री का सीरीज कंप्लीट हो चुका है। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप एशियंट हिस्ट्री मिडिवल एक्सेस करके देख सकते हैं। पॉलिटी भी कंप्लीट है। तो हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी से और या तो फिर हम स्टार्ट कर लेंगे इकोनॉमिक्स से। जियोग्राफी इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर लेंगे। जैसे ये हमारे सीरीज न्यू सीरीज ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम दोबारा अगर टाइम मिल जाएगा तो हम न्यू सेशन से स्टार्ट कर लेंगे। वैसे तो आप ये देख सकते हैं जिसमें हमने मेनली प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन डिस्कस करें। इससे आपको ना एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है। और साथ साथ में हम सी सेट को भी अब लेके चलेंगे। सी सेट वैसे हमारा क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको 33% की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आज के टाइम पे यूपीएससी ने सी सेट का भी जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो अब सीरीज जो होगा हमारा इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होता जाएगा। एनसीईआरटी में ऑलरेडी मैंने क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो पॉलिटिकल साइंस है वो कंप्लीट कर दी है। क्लास 9th एंड 10th की जो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट कर दिया है। तो ये सारी वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत भी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब वो भी वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सारी वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट एक्सेस करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टाइम पे जो हमारी कंट्री में इरिगेशन सिस्टम है वो कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी में नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। और कोई सीनियर अगर स्टूडेंट है या जो कोई टीचर अगर वो देख रहा है जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो वो भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट हैं जिसके लिए वो 5-6 हज़ार ऑनलाइन पे कर रहे हैं आंसर राइटिंग डिस्कशंस के लिए, तो यहाँ पे वो क्या कर पाएंगे, फ्री में डिस्कस कर पाएंगे। एक चीज़ और, यहाँ पे जो आंसर लिखे हुए वो किसी भी कोचिंग के वेबसाइट से कॉपी किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आप भी अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकते हैं जो स्किप हो गए कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जा सकते हैं या उसके रिगार्डिंग में एग्जाम्पल है या कोई भी करंट डाटा है आप वो बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कशन है वो भी चलता रहेगा और इसका जो हेल्प है वो सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए देखिए अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आज भी हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, वो किस पे डिपेंड करता है, मानसून पे। तो पहला चैलेंजेस हमें देखने को मिलता है ओवर डिपेंडेंस ऑन मानसून।
दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, इनसिफिशिएंट वाटर यूज, यानी कि पानी का जो यूज़ किया जा रहा है वो लिमिट से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। फिर हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड वाटर डिप्लीमेशन। डिप्लीशन मतलब इसका क्या है कि आज के टाइम पे क्या है, जो ग्राउंड वाटर है जो कि एक फ्रेश वाटर का सोर्स माना जाता है, तो वहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो वाटर की लेवल है वो कम होती जा रही है। अब जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा, अगर हम पंजाब की बात करते हैं या हम हरियाणा की बात करते हैं या बिहार की बात करते हैं, तो ऐसे स्टेट में क्या है कि जहाँ पे पहले पानी की शॉर्टेज नहीं होती थी, तो वहाँ पे भी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या होते जा रहा है, उसकी जो लेयर है वो कम होती जा रही है। फिर हम एग्रीकल्चर में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। वाटर पॉल्यूशन भी एक रीज़न है जो कि आज के टाइम पे हमारी इरिगेशन सिस्टम क्या कर रही है, प्रॉब्लम फेस कर रही है। क्लाइमेट चेंज और फ्रेगमेंटेड जो लैंड होल्डिंग है उसको डिस्कस करेंगे, यानी कि जो छोटे हमारी कंट्री के अंदर आज क्या देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे और बिखरे बिखरे खेत देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, इंटर स्टेट जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट है, ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आज के टाइम पे हमारी कंट्री का जो इरिगेशन सिस्टम है वो आपको क्या कर रहा है, प्रॉब्लम फेस करता हुआ नजर आएगा। ये वो पॉइंट्स हैं कि जो कि आज के टाइम पे हमारी कंट्री क्या कर रही है, फेस कर रही है इरिगेशन के लिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर डिपेंडेंस ऑन मानसून। तो हमारी कंट्री के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, देखिए एग्रीकल्चर का मतलब पहले समझ लीजिए। एग्रीकल्चर एक ऐसा आर्ट एंड स्किल है जिसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो क्रॉप्स होता है उसको हम ग्रो करते हैं, तो वो हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है। ये भी एक स्किल है, ये भी एक साइंस है कि हर क्रॉप ग्रो करना सबको नहीं आता है, ये एक स्किल है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक ऐसा स्किल और साइंस है जिसमें हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर ऐसे बहुत से रीजन है, यानी कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी जो एग्रीकल्चर है, कल्टीवेशन है, वो किस पे डिपेंड करता है, मॉनसून पे डिपेंड करता है, यानी कि बारिश के पानी पे निर्भर करता है। तो एक रीज़न तो ये देखने को मिल जाएगा, अगर मॉनसून सही टाइम पे आती है, प्रॉपरली होती है, तो आपको अच्छा खासा एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। मॉनसून नहीं हो पाती है या टाइम पे नहीं आती है, तो वहाँ पे आपको हमेशा एग्रीकल्चर जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ख़राब देखने को मिलेगा। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ओवर डिपेंडेंस ऑफ मानसून की वजह से भी क्या है, जो एक रीज़न है जो हमारी कंट्री इरिगेशन सिस्टम में चैलेंजेस फेस कर रही है। दूसरा आता है इनएफिशिएंट वाटर यूज़, यानी कि जो पानी का यूज़ है वो क्या है कि प्रॉपर तरीके से ना हो पाना। तो आज के टाइम पे जैसे हम इरिगेशन की बात करते हैं, तो इरिगेशन के लिए हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है, ओवर यूजेस वाटर का यूज़ किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम राइस की कल्टीवेशन की बात करते हैं, तो 1 kg राइस उगाने में हमें कितना वाटर का यूज़ लग रहा है, 3000 लीटर वाटर क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो ये सब क्या है, राइस मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट के अंदर में आते हैं। तो आज ऐसे स्टेट भी क्या कर रहे हैं, पानी की जो शॉर्टेज है उसको, जैसे प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका हम लिमिट से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। फिर देखिए कई बार क्या होता है, बाढ़ के कारण कि हमारे फसल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो एक तो ये रीज़न देखने को मिलेगा। फिर अगर हम अंडरग्राउंड डिप्लीशेशन की बात करते हैं, तो जो ज़मीन के अंदर जो पानी है, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर हम हरियाणा या पंजाब की जैसे की बात करते हैं, तो जहाँ पे एक टाइम ऐसा था जिसमें अंडरग्राउंड वाटर की शॉर्टेज नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं करंटली टाइम पे, तो पंजाब और हरियाणा जैसे भी जो स्टेट है वो वाटर डिप्लीशन जैसी जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या कर रही हैं, फेस कर रही हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्या आता है, जैसे हम कैनल्स की बात करते हैं, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें आपको प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे जो वाटर होते हैं जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करने के लिए होता है, हम उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब देखिए कैनल होते ही क्या है, एक ये वर्ड समझ लीजिए कि जो बड़े बड़े जो रिवर्स होते हैं उसमें से जो छोटे छोटे नहर निकाले जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड तक पानी पहुंचाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कैनल। तो कैनल का जो आपको डिस्क्रिप्शन है या सॉरी डिटेल है, वो आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, एशियन हिस्ट्री के अंदर में,
कि एशियन टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे वो भी क्या करते थे, इरिगेशन के लिए कैनल का डेवलप यानी कि कैनल्स बनवाते थे। सम्राट अशोक के टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा, अलग अलग राजा के टाइम के द्वारा भी बनवाए जाते थे। तो कैनल आपको एशियन टाइम पे भी देखने को मिलेगा। तो बहुत से ऐसे कैनल है, या अगर हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो वो प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से हम क्या करते हैं, जो इरिगेशंस के लिए जो वाटर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से इरिगेशंस की पानी हमें कम नजर आता है। एक मेजर फैक्टर निकल करके आता है वाटर पॉल्यूशन। तो आज के टाइम पे ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जिसके वजह से हमें वाटर पॉल्यूशन जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर देखिए वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, जो भी इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, या हम जो भी वेस्ट होते हैं, जैसे अगर हम प्लास्टिक की बात करते हैं, या किसी भी जो पूजा पाठ के टाइम पे जो हम मूर्ति विसर्जन करते हैं, तो जैसे कि आज के टाइम पे मूर्ति बनाने के लिए हम पीओपी का यूज़ करते हैं, केमिकल वाले कलर का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम उसको पानी में विसर्जित करते हैं, या जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट डंप होता है जो हम रिवर के अंदर डंप कर देते हैं, तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। वाटर पॉल्यूटेड होने की वजह से क्या हो जाता है, रिवर का वो वाटर हम एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम पॉल्यूटेड वाटर का अगर हम यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर्स में, एक तो इससे क्या होगा, डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जो सॉइल की जो फीचर्स है, सॉइल अपना जो फीचर क्या करेगा वो लॉस कर देगा। जैसे आज के टाइम पे देखोगे तो अभी रिसेंटली एक डाटा आया था कि जिसमें हमारी कंट्री के अंदर में 30% ऐसे लैंड आज के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे जो क्या हो चुके हैं, बंजर हो चुके हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए अब यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी फिर हमें क्या है, इन फ्यूचर और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर हम वाटर पॉल्यूटेड वाटर यूज़ करते हैं तो, या हम आज के टाइम पे जैसे केमिकल वाले जो फर्टिलाइजर्स आते हैं या खाद यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। एक फैक्टर आपको देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि जो हमारी कंट्री में क्या है, रेनफॉल जो आता है, मानसून आता है, वो अपने एक पैटर्न पे आता है। तो यानी कि बारिश के पैटर्न में कोई भी चेंजेस आता है, या बराबर अगर सूखा आता है, तो इसका इम्पैक्ट आपको किस पे देखने को मिलेगा, वाटर एबिलिटी पे आपको देखने को मिलेगा। तो जिसकी वजह से आपको क्या है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर किस पे पड़ता है, हमारे इरिगेशन सिस्टम पे पड़ता है। फिर अगर हम फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग की बात करते हैं, यानी कि हमारी कंट्री में आज भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो फील्ड होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं, वो छोटे छोटे पीसेस में ऐसे क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे डिवाइडेड होते हैं। जबकि अगर आप यूएसए के बारे में, अगर आप यूएसए की एग्रीकल्चर के बारे में आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े जो एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं वो एक ही जगह पे लार्ज एरिया में बड़े बड़े होते हैं, जबकि हमारी कंट्री में क्या है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइडेड होते हैं। तो जिसके वजह से हम क्या कर पाते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन होते हैं, उसका हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते हैं, छोटे लैंड होने के, मतलब छोटा लैंड होने की वजह से। तो एक ये भी आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारी कंट्री में जो छोटे छोटे जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो जिसके वजह से इरिगेशंस करने में काफ़ी ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलता है, एक तो डिफ़िकल्टीज देखने को मिलता है, दूसरा जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं उसको हम प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए इंटर वाटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूट, जैसे कि आपको बहुत से कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट जैसे जो डिस्ट्रीब्यूट वो देखने को मिलेगा। तो कई बार क्या होता है, स्टेट टू स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट की वजह से भी क्या होता है, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको किस में देखने को मिलेगा, हमारे इरिगेशंस पे देखने को मिलेगा कि किस स्टेट को कितना वाटर रिवर का शेयर किया जाए। तो कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ओवर जो रिवर्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम वाटर शेयरिंग की बात करते हैं, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट, तो जिसकी वजह से इससे क्या होता है, जो हमारी इरिगेशन प्लानिंग होती है इस पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कुछ चैलेंजेस है। अब हम बात करते हैं सरकार के द्वारा कुछ उठाए गए उसके बारे में, स्टेप्स के बारे में। तो देखिए इसमें हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप इंटेंटिव, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, रिनोवेशन ऑफ कैनल एंड टैंक्स, सॉइल हेल्थ कार्ड। अब इन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका जो फोकस किया गया था वो क्या गया था, हर खेत को पानी, यानी कि जितनी भी जो फार्म एरिया है इन सब के लिए क्या है, वाटर अवेलेबल कराना,
जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना था इसका मेन मोटिव था, जिसमें प्रमोट किया जा रहा था माइक्रो इरिगेशन यानी कि ड्रिप एंड जो हमें यानी कि स्पार्कलर जो सिस्टम है इसको क्या किया जा रहा था, इसमें प्रमोट किया जा रहा था। इसका मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे जो इरिगेशंस हैं माइक्रो इरिगेशंस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, जिसकी वजह से क्या है हम हर खेत को पानी क्या कर सके, प्रोवाइड करा सकें। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इंटेंटिव, इसका मतलब क्या था कि पानी की बचत के लिए जो छोटी सिंचाई की जो अगर हम बात करते हैं पानी की को सेव करने के लिए हमें क्या किया गया था, इसमें छोटे छोटे जो टेक्निक है उसको प्रमोट किया जा रहा था। टेक्निक यूज को किसके लिए, इरिगेशंस के लिए। फिर बात करते हैं जल शक्ति अभियान के बारे में। जल शक्ति अभियान के अंदर में क्या था कि इसमें पानी को कैसे कंजर्व किया जा सके और इसको कैसे मतलब अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को कैसे इम्प्रूव कर सके और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जा सके, इस पे ज़्यादा फोकस किया था जल शक्ति अभियान पे। इसके रिगार्डिंग में आप एक और देख सकते हो, जैसे कि हर घर जल प्रोग्राम भी था। तो इसमें क्या था, हर घर में जल प्रोवाइड कराने की बात की गई थी। इसमें एक स्लोगन भी आपको देखने को मिलेगा, जल है तो कल है। उसके बाद देखिए अटल भूजल योजना की बात करते हैं। इसका मेन जो एम था, उद्देश्य था, वो अंडरग्राउंड जो वाटर मैनेजमेंट है, ठीक है, मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को क्या करना था, इम्प्रूव करना था। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट का मेन काम क्या था, खेन बेतवा लिंक। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए अगर हम खेन बेतवा लिंक की जैसी जो परियोजना है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या था कि जो वाटर है, वाटर को क्या करेंगे, सरप्लस टू डिफेक्टिव रीजन, यानी कि जिस रीजन में पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो उस रीजन तक में हमें क्या करना था, वाटर पहुंचाना था। ये आपको देखने को मिलेगा। रिनोवेशन ऑफ कैनल एंड टैंक्स, यानी कि जितने भी जो नहर थे या जो तालाब थे उसको फिर से क्या करना था, रिनोवेशंस करना था, ठीक कराना था। तो स्टेट लाइक जैसे हम तमिलनाडु की बात करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था किसके लिए, रिहेबिलिटिंग ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज के लिए। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर सॉइल हेल्थ केयर के बारे में देखना, तो इसमें क्या था कि फार्मर्स को हेल्प प्रोवाइड कराना था कि इस तरीके से जो अगर हम वाटर जुडिशियली बाय द मैचिंग क्रॉप्स टू सॉइल एंड वाटर एबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है, किसान को जो सॉइल है यानी कि मिट्टी और जल अवेलेबल कराने के अनुसार, यानी कि कितनी वाटर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स को चूज करना और पानी की सही तरीके से यूज़ करने में क्या करता था, ये मदद करने के लिए बनाया गया था ये सॉइल हेल्थ कार्ड। तो ये आपको देखने को मिलेंगे वो इंटेंटिव्स है जो सरकार के द्वारा स्टेप्स उठाए गए थे इरिगेशन मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो गवर्नमेंट का मेन एम क्या था इन मेथड के द्वारा, कि जो भी हमारी वाटर इफ़िशेंसी है और जो इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है इसको हम क्या कर सके, इंश्योर कर सके, यानी कि इसको सुधार सके। तो देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो आंसर था वो यही थे। अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, आप वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।